आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। कोरोना के बाद स्पॉन्सरशिप वीजा का क्या प्रोसेस रहेगा? किसी भी देश में जाने के लिए क्या स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी? स्पॉन्सरशिप किससे लें, क्यों लें, कैसे लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? कोरोना के बाद उसके चांसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं? ये काफी सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आपकी तरफ से हमें कमेंट्स में, ईमेल्स में या मैसेजेस में देखने को मिलते हैं। तो इस छोटी सी एक ही वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर्स आपको देने वाला हूं और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका स्पॉन्सरशिप वीजा का एक्चुअल में क्या प्रोसेस रहेगा और इसका आप कैसे मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकते हैं अपनी वीजा फाइलिंग में सक्सेस के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। छोटी सी वीडियो, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेगी और अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। बेल आइकन भी दबाएं ताकि ऐसे अलर्ट्स आप तक पहुंच पाएं। स्पॉन्सरशिप वीजा को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नाम से ही पता लगता है। एन एप्लीकेशन विच हैज बीन अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पॉन्सरशिप। सिंपल सी बात है। तो इसमें जब भी आप कोई स्पॉन्सरशिप लेते हैं और उसके अगेंस्ट वीजा एप्लीकेशन आप काउंसलेट में, एम्बेसी में, हाई कमीशन में सबमिट कराते हैं तो वीजा ऑफिसर के यानी उनके दिमाग में क्या आता है? जो भी वीजा ऑफिसर है जो आपकी फाइल को स्टडी कर रहे हैं, वो क्या क्या क्वेश्चन उनके माइंड में आते हैं? काफी सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आपको स्पॉन्सरशिप कौन दे रहा है, यानी आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? आप स्पॉन्सरशिप क्यों ले रहे हैं? स्पॉन्सरशिप के पीछे पर्पस क्या है? वो क्यों में ही आ गया। ट्रैवलिंग का आपका पर्पस क्या है, वहां पे क्यों जाना चाह रहे हैं? वापस आने के आपके कितने ब्राइट चांसेस हैं? वापस आके आप करेंगे तो क्या करेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वापस आने के चांसेस के साथ साथ वापस आके आप इंडिया में करेंगे क्या? अगर आप उसको एनफ प्रूफ दे देते हैं कि मेरे पास इतने सारे प्रूफ हैं कि वापस आके मैंने ये करना है, तो आप इस केस में वीजा का बिल्कुल अश्योरेंस ही समझिए। अगर आप इसको अच्छे से प्रूव कर पाते हैं तो वीजा आसानी से मिल भी जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो स्पॉन्सरशिप कौन आपको दे सकता है? स्पॉन्सरशिप आपको प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल टेक्निकली चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वीजा के चांसेस मेरे बिल्कुल ब्राइट रहें और मिलने में बिल्कुल स्ट्रांग रहे, मेरा जो ऑप्शन है मुझे मिल जाए, तो उस केस में आपके या तो बहुत ही क्लोज कोई आपके सर्कल में हो वो, या आपका कोई ब्लड रिलेटिव हो वो। क्लोज सर्कल में कहने का मतलब है जैसे आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, आपके नेबरहुड हो गए, आपके बचपन के फ्रेंड्स हो गए। अगर वो आपको स्पॉन्सर करते हैं और आप इनफ प्रूफ आप एम्बेसी को शो कर देते हैं कि मेरे पास इतने सारे प्रूफ है जिनसे मैं शो कर सकता हूं कि हम बचपन के फ्रेंड है, स्कूल मेट है, नेबरहुड फ्रेंड है, आप अगर ये प्रूव कर देते हैं तो ये काफी हद तक रेलेवेंट रहता है। दूसरा, जैसे आपको ब्लड रिलेटिव हमने बताया। ब्लड रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? जैसे आपके माँ बाप, सगे भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, ये आ जाता है क्लोज, मतलब ये आ जाता है ब्लड रिलेशन में आ जाता है बिल्कुल कि ये इनसे मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, कोई फर्स्ट कजन तक नहीं है, डिस्टेंट कजन तक नहीं है, राइट? तो इस केस में इनकी रेलेवेंस बाकी सारी स्पॉन्सरशिप से थोड़ी सी बेटर ही होती है। अब आप स्पॉन्सरशिप कब ले सकते हैं और क्यों लें? काफी सारे लोगों का यह मानना है कि अगर उनका कोई कजन फ्रेंड यूके कनाडा में रहता है या कोई उनका रिलेटिव रहता है, वो उनको स्पॉन्सरशिप भेजेगा तो उनको वीजा मिल जाएगा। काफी सारे लोगों का ये मानना है। देखिए, इसके पीछे काफी सारे तर्क हैं। सबसे पहले, अगर आप, जैसे हमने शुरू के बिगिनिंग में पॉइंट्स डिस्कस करे थे, अगर आप ये सारे प्रूफ उनको दे देते हैं तो बिल्कुल सही बात है। उस केस में आपका केस स्ट्रांग भी हो जाएगा और वीजा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे प्रूव नहीं कर पाए तो एक तरह से वो ब्लफ अपीयर होगा और काउंसलर उस वीजा एप्लीकेशन को खारिज कर देगा, रिजेक्ट कर देगा और आपका वीजा डिनाई हो जाएगा। तो हम क्या करें जिससे कि वीजा हमें मिल जाए? जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, सबसे पहले आप उनसे अपना स्ट्रांग रिलेशन जस्टिफाई करिए। कोई आपने स्कूल में एक साथ पढ़ाई करी है तो उसके सर्टिफिकेट्स होंगे, मार्कशीट होंगी, या आपके आईडी कार्ड्स होंगे जिसमें स्कूल के नाम सेम होंगे, ईयर सेम होगा, तो उस केस में काउंसलर को थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है और थोड़ी बहुत अश्योरेंस भी मिल जाती है। अगर आप नेबरहुड हैं, नेबरहुड में रहे हैं, तो आपके पासपोर्ट्स के एड्रेस मैच होने चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ आसपास होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड सर्कल डेट ऑफ बर्थ आसपास का ही होता है कि अगर आपका नेबरहुड फ्रेंड है तो आपके एटलीस्ट एड्रेस मैच होने चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ आसपास होनी चाहिए, 2-4 साल के गैप में होनी चाहिए। तो पता लग जाता है कि हाँ, इन नेबरहुड में रहे हैं और अपने बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी रहे हैं। स्कूल के नाम सेम होने चाहिए, एड्रेस सेम होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल की ब्रांचेस अलग अलग हैं, एक ही नाम के स्कूल हैं, एक ही शहर में 2-3 हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उनकी हर जगह ब्रांचेस हैं। लेकिन उस केस में अगर आप ये दिखा रहे हैं कि हम दिल्ली पब्लिक स्कूल के में एक साथ पढ़े और हम क्लासमेट हैं, तो आपकी ब्रांचेस के एड्रेस भी सेम होने चाहिए। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी
और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए कनाडा और यूके जैसे में देशों में स्पॉन्सरशिप का बहुत अब्यूज हुआ है। जो ट्रैवल ट्रेड से नजदीक से ताल्लुक रखते हैं उनको डेफिनेटली इस चीज का पता होगा, और बहुत बहुत ज्यादा अब्यूज हुआ है स्पॉन्सरशिप का, और आजकल भी होता आ रहा है। लेकिन अब इतनी स्ट्रिक्ट सुपरविजन हो गई है कि फेक डॉक्यूमेंटेशन आमतौर पे आसानी से पकड़े जाते हैं, या कोई ऐसा कोई ब्लफ केस आ जाता है तो उसको भी काउंसलर जो होते हैं पकड़ ही लेते हैं। बहुत ही एक्सेप्शनल है कि कोई बच गया, नहीं तो मैक्सिमम लोग पकड़े ही जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फेक डॉक्यूमेंटेशन होते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उनको उनके पासपोर्ट को टेम्पररीली परमानेंट 5 साल 10 साल के लिए ब्लॉक तक कर सकते हैं वो लोग। तो हम इसकी तो बिल्कुल आपको एडवाइस देंगे ही नहीं। अगर आपके वैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। जो भी आपको स्पॉन्सर करेंगे उनके अकाउंट में इनफ पैसा होना चाहिए, यानी वो अपनी फैमिली का जो खर्चा उठा रहे हैं उसके अलावा उनके पास अच्छा खासा अमाउंट है, तभी वो आपको स्पॉन्सरशिप पे बुला रहे हैं। दूसरा, आपको बुलाने का रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा बर्थडे है जी मैं अपने फ्रेंड को बुला रहा हूं। पहले कितने बर्थडे पे आपने कितने फ्रेंड्स को बुला लिया? काउंसलर के दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा। तो ऐसी क्या खास बात है इस बर्थडे में कि आप ऑल ऑफ ए सडन अपने किसी डिस्टेंट फ्रेंड को इंडिया से बुला रहे हैं? वो एक आसानी से समझ जाएंगे। एनिवर्सरी है, डजंट वर्क एनीवे कि उनकी एनिवर्सरी है तो मैं चाह रहा हूं कि यहां पर आ जाएं। ऐसे पहले उन्होंने कितनी एनिवर्सरी हैं जो आपके साथ मनाई हैं, और इस एनिवर्सरी में ऐसा क्या खास हो गया? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। आप साथ में ये भी शो कर सकते हैं कि भाई देखिए मेरी शादी है, तो शादी एक अच्छा इवेंट है, एक बड़ा इवेंट है, मायने रखता है, इस केस में कंसीडर किया जाएगा। कोई बेबी बॉर्न हुआ है, उस केस में आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस केस में भी रेलेवेंस दी जाएगी। तो रीजन बुलाने का भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? उसके प्रूफ होने चाहिए। जैसे आपने कोई फंक्शन अगर ऑर्गेनाइज किया है तो उसकी बुकिंग के आप लगाएं कि जी मैंने XYZ जगह बुकिंग कराई है, ये उसके प्रूफ है, ये बुकिंग अमाउंट मैंने ट्रांसफर किया है, उसके रिसिप्ट है, ये पेपर्स हैं, ये सारी चीजें आपको शो करें कि यहां पर मेरा है। उसके अलावा अगर आपने कार्ड्स वगैरह शादी के छपवाए हैं, इनविटेशन वगैरह आपने चाहे ई इनविटेशन बनवाई है या आपने वर्चुअल इनविटेशन बनवाई है, प्रिंटेड इनविटेशन बनवाई है, वो सारी साथ में अटैच करें। ये मैं स्पॉन्सर जो कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, जिन्होंने ट्रैवल करना है उनके डॉक्यूमेंट्स पे भी हम लोग आएंगे। उसके साथ साथ 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट लगाएं। अकाउंट स्टेटमेंट ध्यान रखिए, कॉन्सुलेट कई बार ज्यादा भी मांग सकता है, तो 6 महीने की तो लगानी होगी आपको, ये शो करने के लिए कि आप के अकाउंट में एनफ बैलेंस मेंटेन रहता है और आपके 6 महीने में अच्छी ट्रांजैक्शन भी होंगी, तो उससे आपका केस स्ट्रांग भी हो जाएगा। जो टैक्स रिसिप्ट है आपके पास, कई लोग वीकली टैक्स पे करते हैं, कई लोग मंथली पे करते हैं, तो जो भी टैक्स रिसिप्ट हैं उसके 3 महीने के रिकॉर्ड्स हो सके तो लगाने की कोशिश करें। 3 महीने के रिकॉर्ड्स होंगे तो आपकी वो हेल्प ही होगी। उसके अलावा जिस भी एड्रेस में आप उनको बुला रहे हैं, स्पॉन्सरशिप के थ्रू इनवाइट करके उनको बुला रहे हैं, उस केस में एड्रेस प्रूफ भी आपको साथ में लगाना होगा। आपको अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगाएं, और कई केसेस में मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको काफी कम जगह बताई जाएगी बात, कई केसेस में जो लैंड ओनर होता है उसका NOC भी चाहिए होता है, ठीक है? तो ये कई केसेस में, हर केस में नहीं लेकिन काफी केसेस में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन से केस में है किस में नहीं है, ये तो आपकी प्रोफाइल स्टडी करके ही मैं उसी टाइम आपको बता पाऊंगा, लेकिन जनरली अगर आप ये वैसे भी अरेंज कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेटर ही रहेगा। उसके साथ साथ आप रिलेशनशिप तो आपने प्रूव कर ही दिया, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, आपने अपने फाइनेंशियल भी प्रूव कर दिए। अब इसके अलावा आप प्रोफेशनली क्या करते हैं आपको ये भी प्रूव करना होगा। जो आपके स्पॉन्सर हैं उनका जो भी वो प्रोफेशनली कहीं पर जॉब करते हैं तो वहां पर अपना जॉब का NOC लगाएं, जिसमें उनका जो भी एम्प्लॉयर है वो ये जस्टिफाई कर दे जी मिस्टर एक्स विद दिस पासपोर्ट नंबर इज वर्किंग विद अस एंड वी हैव नो ऑब्जेक्शन। या फिर उनका कोई ऑफर लेटर हो वो भी साथ में लगा सकते हैं। उनकी जो सैलरी स्लिप्स आती है 3 महीने की, आप साथ में वो भी लगा सकते हैं। कोई ना कोई प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये प्रूव हो जाए कि वाकई में ये एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हैं। अब आ जाते हैं जो पर्सन जिसको स्पॉन्सरशिप किया जा रहा है, जो ट्रैवलर हैं। ट्रैवलर को भी इनफ प्रूफ दिखाने पड़ेंगे रिलेशनशिप के। अगर ब्लड रिलेटिव है तो आधार कार्ड या पासपोर्ट में इजीली प्रूव हो जाता है, और वैसे ही अगर स्कूल फ्रेंड है, नेबरहुड फ्रेंड है, डिस्टेंट है, तो उस केस में आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए जिससे आप जस्टिफाई कर सको कि आपका उनके साथ वाकई में रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग रहा है, जैसे कि हमने वीडियो के बिगनिंग में डिस्कस किया था। तो वो प्रूफ आप साथ में लगाएंगे। उसके अलावा आपकी फैमिली मेंबर्स में जितने जितने लोग हैं उन सब के आप ID प्रूफ लगाएंगे। इसमें हम आपकी होम कंट्री की टाइज को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि हाँ आपके यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो डेफिनेटली आप इनको छोड़ के एक एलियन कंट्री में नहीं सेटल होंगे। उसके अलावा जो जो आपके एसेट्स हैं, यानी आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल फंड है, प्रोविडेंट फंड है, इक्विटी शेयर्स हैं, होल्डिंग्स हैं, मार्केट होल्डिंग्स हैं, जो भी है आप साथ में उसको लगाएं।
इससे काउंसलर को दिखेगा कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हैं और वहां पर आप कोई पैसा कमाने के लिए इलीगली माइग्रेट होने के लिए नहीं जा रहे हैं, वाकई में आप वहां पे उनसे मिलने जा रहे हैं और इंडिया में आपके अच्छे एसेट्स होने से एक तरह से उनको एक एश्योरेंस भी मिलता है कि आपके इंडिया में वापस आने के चांस भी ब्राइट ही रहेंगे। उसके बाद आप जिस भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, अब उस प्रोफेशन के डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन डीड लगाएं, आप पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप डीड लगाएं, आप अगर प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर के सर्टिफिकेट लगा सकते हैं प्रोपराइटरशिप के, आप कहीं पे जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर का एनओसी लेटर लगा सकते हैं, 6 महीने की आप अपनी सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं, 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं, 3 साल की आईटीआर लगा सकते हैं, आईटीआर के साथ कंप्यूटेशन भी लगाएं। और अकाउंट स्टेटमेंट जो भी आप लगाते हैं वो लेटेस्ट होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए, बैंक की उसमें स्टैंप होनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना होगा सैलरी स्लिप भी ऐसी ना हो, एक मार्केट में मैंने कई प्रोफाइल्स में देखा है जो काफी सारे क्लाइंट्स हमारे पास लेकर आए हैं, कोई एक कंसेप्ट मार्केट में चल रहा है, सब उसी में ही प्रिंट करा करा के लिए जा रहे हैं। देखिए सैलरी स्लिप जो होता है ना वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है उस कंपनी का कि ये प्रूफ है कि हमने आपको सैलरी दी है। उसमें सिर्फ सैलरी नहीं लिखी होती, उसमें काफी सारे पर्टिकुलर्स होते हैं, किस डेट में दी गई है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर भी होते हैं, कई बार कंपनी की स्टैंप भी होती है, कंपनी के लेटर हेड में भी हो सकता है, और कुछ लोग तो स्टैंप भी लगाते हैं 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की, वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता रहता है। तो ये चीज एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जाता है, तो वो प्रॉपरली मेड होना चाहिए। वो घिसा पिटा कंसेप्ट जो मार्केट में चल रहा है उससे थोड़ा सा आप बच के रहें। ऐसे केसेस में अच्छे खासे केस भी अगर हो और उनको ना पता हो, उस केस में भी उनका केस खराब हो सकता है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से पर्सनली एडवाइस करूंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं वो लीगली स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी से ले, आपकी कंपनी डेफिनेटली इसमें कोऑपरेट करेगी, वो आपको मना नहीं करेगी। अगर आप कैश सैलरी लेते हैं तो उस केस में आपके चांसेस ऑटोमेटिकली कम ही होंगे, क्योंकि कैश की जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो एम्बेसी की नजरों में बहुत स्ट्रांग एविडेंस नहीं होती। कैश तो कहीं से भी अरेंज हो सकता है, लेकिन जो करंट अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है सैलरी, वो मैटर करती है। तो इसलिए वो चीज एम्बेसीज ज्यादा कंसीडर करती हैं। तो ध्यान रखें कि आप ऐसी ही कोई चीज लगाएं। साथ में जैसे स्पॉन्सर ने आपको बुलाने का पर्पस लिखा है, आप भी वही पर्पस मेंटेन रखेंगे अपनी प्रोफाइल में भी, और एम्बेसी को बताएंगे मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि उसकी शादी है या उसका बेटा हुआ है, उसकी बच्ची हुई है, कुछ ना कुछ एक स्ट्रांग इवेंट हुआ है। और साथ में आपने, जैसे स्पॉन्सर ने तो डॉक्यूमेंट लगाए ही हैं कि भाई मैंने यहाँ पर फंक्शन करना है, ये बुक करवाया, ये हॉल बुक करवाया, ये रिसिप्ट है, ये बुकिंग अमाउंट दिया है, XYZ, तो ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स आप भी साथ में लगाएं। उसके साथ साथ एक इनविटेशन कम स्पॉन्सरशिप लेटर होगा जो स्पॉन्सर आपको भेजेंगे, वो अपनी प्रोफाइल में भी लगाएंगे और एक आप अपनी प्रोफाइल में भी लगाइए। उसमें आप ये मेंशन करेंगे कि मैं XYZ मेरा फ्रेंड है जो इंडिया में रहता है विद दिस पासपोर्ट नंबर, मैं उनको बुला रहा हूँ इस डेट से इस डेट तक इस एड्रेस पे फॉर दिस पर्पस, और एक फैमिली रीयूनियन की तरह मैं इस इवेंट को बनाना चाहता हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं। तो आई एम मेकिंग श्योर, ये मेरे बहुत ही क्लोज थे बचपन में, मेरे बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे, या जो भी था, जो भी आपका रिलेशनशिप है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, जो भी है, तो इसलिए मैं इनको बुलाना चाहता हूं। तो आई रिक्वेस्ट योर ऑनरेबल कॉन्सुलेट टू कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड माई इन्विटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। इस तरीके से विद रिगार्ड्स करके जो भी उनके प्रूफ्स हैं साथ में वो लगाएं। ये तो हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके और उनके चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको एक कवर लेटर भी बनाना होगा। कवर लेटर के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑलरेडी इस चैनल में आपको मिलेगी, आप उस वीडियो में जाके आप सीख जाएंगे, इजीली सीख जाएंगे कि कवर लेटर कैसे बनाते हैं। तो अपने केस का कवर लेटर भी आप साथ में लगाइए। आपको यहां पर ट्रैवल आइटनरी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रैवल प्रोग्राम आपका होना चाहिए। आप अपने कवर लेटर पे वो ट्रैवल प्रोग्राम मेंशन कर सकते हैं अगर वो बहुत ज्यादा हॉट एंड हैपनिंग नहीं है। सपोज आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं जिसमें से 10 दिन आप अपने फ्रेंड के घर ही रह रहे हैं, तो वहां पे आप इजीली एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं, और जो 5 दिन आप जहां पर घूमना चाह रहे हैं डेट के साथ आप वो मेंशन करिए। उस वीडियो में आप सीख जाएंगे कैसे बताया गया है। और अगर आपका एक लॉन्ग इन्विटेशन है, यानी लॉन्ग स्टे का आपका प्लानिंग है, उस केस में आप अलग से आइटनरी भी लगा सकते हैं कि हमारा ये प्लान है, या जो भी आपको बुला रहे हैं वो जिस एरिया में रह रहे हैं वो किसी कंटेनमेंट जोन में ना हो, और आप जिस घर का पासपोर्ट, जिस घर के एड्रेस का आपके पासपोर्ट पर ब्यौरा दिया गया वो किसी कंटेनमेंट जोन का ना हो। तो ये चीजें भी कंसीडर की जाएंगी आने वाले टाइम में। साथ में आपको कोविड-19 का सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। कोविड-19 का सर्टिफिकेट बहुत मुश्किल नहीं है, आप उसे किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। तो कोविड-19 का सर्टिफिकेट भी आप साथ में अटेस्ट करिए। देखिए, अगर आपको इमिग्रेशन के टाइम पे इमिग्रेशन ऑफिसर को किसी भी तरीके से आपके बिहेवियर पे डाउट होता है तो वो आपको एंट्री डिनाई भी कर सकता है। तो इसलिए मेक श्योर कि इमिग्रेशन आपका स्मूथ हो, और किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी चीज से लेके एलर्जिक हैं तो वहां पर उनके सामने खांसना चीखना अवॉइड ही कीजिएगा, और मेडिसिन अपनी प्रॉपरली कैरी कीजिएगा। आपको 1% भी ऐसा लगे कि ऐसा मेरी तबीयत बिगड़ सकती है तो तुरंत उसी टाइम मेडिसिन ले लीजिएगा। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होनी चाहिए। तो ये थी वो सारी चीजें
जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिससे आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जो जो डॉक्यूमेंट्स वो आप कोरोना के बाद में ध्यान में रख सकते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी हो जाएं, अगर आप कनाडा जाना चाह रहे हैं तो एज ऑफ नाउ कनाडा का बायोमेट्रिक अवेलेबल हो, अगर आपका वैलिड है तो ही आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपका बायोमेट्रिक्स अभी वैलिड नहीं है तो आपको न्यू अपॉइंटमेंट लेनी होगी और वेट करना पड़ेगा। अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं तो उस केस में आप डेफिनेटली उसे लगा सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपॉइंटमेंट के टाइम में सबमिट करा सकते हैं। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो मैं आप तक लेकर आना चाह रहा था। इसके अलावा अगर कुछ और क्वेश्चंस कंसर्न्स हो आपके तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर हम जरूर आएंगे। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।